नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को हर समय अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिया कि वो लगातार जिलाधिकारियों से समन्वय यानी संपर्क बनाकर रखें। औसतन अगर बताना चाहते हैं कि अल्मोड़ा में, उधम सिंह नगर में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, चंपावत, देहरादून, बागेश्वर और हरिद्वार, इन जनपदों में कल से बरसात हुई है। औसत से ज्यादा बरसात हुई है। लगभग औसतन अगर देखें पूरे राज्य का तो लगभग 35% से ज्यादा बरसात हुई है। इस कारण कहीं कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। देहरादून के कुछ निचले इलाकों में, जो आईएसबीटी के पास में और कुछ और इलाकों में हुई है। टनकपुर के पास में जल भरा हुआ है, तो कुछ नदियों का जलस्तर भी थोड़ा सा ऊपर उठा था, लेकिन अभी नदियों का जलस्तर सामान्य हो रहा है हमारा, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। और जहां भी जल भरा हो रहा है पानी का वेग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अभी कोई खतरे की बात नहीं है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है सब जगह। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच भी पवित्र श्रावण माह के पहले सोमवार को जनपद में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के दर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बाबा के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भोले शंकर को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बाबा केदार के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने केदारपुरी में प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति अपना आभार प्रकट किया। तो आज से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो गई है, जिसमें करोड़ों की संख्या में कांवड़िया मां गंगा से पवित्र गंगा जल को लेकर अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए वहां जाएंगे। शिव भक्तों की यात्रा अच्छे से संपन्न हो सके, इसके लिए आज जिला प्रशासन ने पूरी टीम के साथ भारी बारिश के बीच ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर मां गंगा का पूजन और जलाभिषेक किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल शामिल रहे। पहले सोमवार के साथ ही आज हमारी कांवड़ की जो यात्रा है, जो लगभग 10 दिनों तक चलेगी, वो शुरू हो गई है। और आज इसी उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, अपने एसएसपी साहब, सारी टीम हमारी गंगा सभा के साथ हम लोगों ने गंगा मैया की पूजा अर्चना की है। माता से हम लोगों ने एक आशीर्वाद मांगा है कि जितने भी श्रद्धालु हमारे हरिद्वार में कांवड़ लेने आए अपनी श्रद्धा के साथ, उनकी मनोकामना पूर्ण हो और ये कांवड़ की पूरी यात्रा जो है बड़े सफल रूप से सकुशल हमारी संचालित हो। धन्यवाद जी। आज विधिवत रूप से माँ गंगा मैया की पूजा के साथ श्रावण मास हमारे मेले का शुभारंभ हो चुका है और इसमें बड़ी संख्या में लोग यात्रीगण आ रहे हैं। इसमें लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार दबाव बना हुआ है, क्योंकि 2 तारीख को जल चढ़ना है। उससे पूर्व की हमारी तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं और जिस प्रकार का उत्साह श्रावण मास में जो भोले हैं उन पर दिखाई दे रहा है, तो ये सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इनकी यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और इनके साथ जो भी हमारा एक अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम लोग इसमें अपनी ड्यूटियाँ करेंगे और इनके साथ अच्छे तरीके से। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और यह कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है और शुक्रवार तक जवाब मांगा है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोके जाने के बाद कांवड़ मेले में लगी दुकानों के दुकानदारों का क्या कहना है, इस पर बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। सुनिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से कांवड़ मेले के दौरान दुकानों पे नाम लिखना अति आवश्यक बताया था, जिसके बाद
सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस फिलहाल आदेश को रोकने का है। इस अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिस तरह से कि नाम लिखना आवश्यक नहीं है लेकिन साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो इस पर क्या राय है यात्रियों की और क्या राय है दुकानदारों की, इस पर बात करेंगे आज हम। कांवड़ मेले में जिस तरह से अभी पहले आदेश आया था सरकार का कि नाम लिखना आवश्यक है, तो आपने किस तरह की देखा? नाम लिखना तो अवश्य है, सरकार का पालन करना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है साफ़ सफाई ज़रूरी है, तो अब किस तरह वो भी ज़रूरी है, साफ़ सफाई भी। साफ़ सफाई होगी तो ग्राहक आएगा, भयंकर नहीं होगी तो कहाँ से आएगा। अंदर की दुकान की, बाहर की, सबकी साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है भयंकर। और बोर्ड लगाना, नाम लिखना भी ज़रूरी है, पता चल सके कौन आदमी कहाँ से क्या नाम से आया है। तो जैसे कांवड़ मेले के दौरान बहुत से लोग सात्विक आहार खाते हैं, तो उनको किस तरह से बताते हैं आप कि ये सात्विक है, इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ा है, किस तरह से? जी, हमारा बोर्ड लगा हुआ है बालाजी के नाम से, बालाजी राजधानी ढाबा, जो पता चल जाता है। सबसे पुराना है हमारा, कम से कम 18 साल हो गए होंगे। तो आप एक तरह से सात्विक कांवड़ के दौरान सात्विक खाना यहाँ पर? हाँ, लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, ना पालन करते हैं उसका। आप इस तरह से जिस तरह से यात्री हैं, आप सरकार आप यहाँ पर आए हैं, पहले सरकार ने नाम लिखना आवश्यक बताया था ताकि यात्रियों को सुविधा रह सके कि किसकी दुकान में वो खा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस फैसले पर अभी रोक लगाई है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला भी है और सरकार का भी अच्छा फैसला है। सरकार की मान्यता करते हैं क्योंकि बोर्ड लगाना भी सही है, तो क्योंकि कोई लहसुन प्याज खाता है नहीं खाता, उसके लिए भी सुविधा बढ़िया रहनी चाहिए। तो अब जिस तरह से रोक लगाई है, क्या कारण उनके पीछे हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एक तरह से टकराव की स्थिति पैदा हो रही थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे फैसला... नहीं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम के टकराव की बात नहीं है। ये तो एक तरह का सद्भावी कार्यक्रम है। इसमें अगर यात्रा निकलती है और निकलती है तो कुछ में कुछ खाने वाले नहीं होते ना, उनके लिए भी पता। आप भी एक यात्री हैं, आप भी यात्रा कर रहे हैं, तो किस तरह का भोजन आप तलाशते हैं, कहाँ पर खाएंगे अपने परिवार? नहीं, हम तो यात्री हैं, हमें तो लहसुन प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। और बाकी हम देखते हैं अच्छा होटल मिल जाए, खाना खा लिया, बस यात्री कर ली और कर ली। धन्यवाद। तो ये तो हरिद्वार में यात्री और जिस तरह से दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया है, वहीं कहा है कि जिस तरह से सरकार का भी फैसला था वो उसका भी स्वागत करते हैं। नाम लिखना आवश्यक है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो खाना पहले से भी सात्विक और साफ सुथरा बना रहे थे और वो आगे भी इस तरह का पालन करते रहेंगे। तो संविधान का काला दिवस कहे जाने वाले आपातकाल यानी इमरजेंसी को केंद्र सरकार की तरफ से संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किए जाने की घोषणा की गई। आपको यह बता दें कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक कांग्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में इस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल घोषित किया और अब हर साल 25 जून को इस दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाएगा। इस बात पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब आने वाली पीढ़ी भी इस बात को ध्यान रखेगी कि कांग्रेस ने 25 जून को क्या किया था और हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं कि इस कदम से आने वाली पीढ़ी इसको याद करेगी और हमें याद करेगी। लोकतंत्र की हत्या किसने की थी? और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि अब जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के हाथ में संविधान की किताब थी और बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम उनके मुंह में था, उससे बीजेपी घबरा गई। जबकि मोदी सरकार को 10 साल के शासनकाल में इसे काला दिवस को मनाने की याद नहीं आई। देखिए, ये तो सत्य है कि लोकतंत्र को जीवित रखने वाले लोग और लोकतंत्र जिनके हृदय में है, ऐसे लोगों ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। 25 जून ऐसी तारीख है जिस तारीख को भारत के संविधान में केवल इसलिए कि देश की प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन रद्द हो जाता है और उसी समय देश के अंदर इमरजेंसी थोपी जाती है, लोकतंत्र की हत्या होती है। इसलिए जो लोग जनता के बीच में इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ, वो सतत यहाँ का लोकतंत्र के समर्थक आने वाली पीढ़ी भी इस बात को ध्यान रखेगी कि कांग्रेस ने 25 जून को क्या किया था। इसलिए ये दिवस पूरे देश के अंदर हर वर्ष मनाया जाएगा और मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकतंत्र के लिए आने वाली पीढ़ी के भी संज्ञान में बात रहे कि वो कालखंड किनका था
जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। इसमें 2 बार तो सदन में, क्योंकि जब आप शासन सत्ता करते हो और जब चुनौती मिलती है, कोई कुछ कहता तो उसमें माफी इमरजेंसी के बाद जनता ने पूर्ण बहुमत से, जब इंदिरा जी बाहर हो गई उसके बाद जनता ही उनको वापस लेके आई और पूरे बहुमत के साथ इंदिरा जी की सरकार बनी। उसके बावजूद भी उस लेडी ने, आयरन लेडी ने माफी मांगी इमरजेंसी को लेकर। उन्होंने कहा कि हाँ कुछ गलतियां रही हैं। तो जब जिस चीज की सदन में 2 बार माफी मांगी जा चुकी हो, उसको फिर से मरे हुए जिन्न को पैदा करने का काम बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में, कांग्रेस के सभी लोगों के हाथ में, विपक्ष के हाथ में आज संविधान दिख रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के संग छेड़छाड़ करने की कोशिश जिस तरीके से मोदी की सरकार और मोदी के लोग कर रहे थे, उसका जिस तरीके से जवाब राहुल गांधी और हमारे अन्य साथियों ने, इंडिया गठबंधन के साथियों ने दिया, उसकी बौखलाहट दिख रही है। नहीं तो इतने पुराने मरे हुए जिन्न को जिंदा करने के पीछे बीजेपी की केवल गंदी मानसिकता और गंदी राजनीति है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत की बारिश हो रही। राज्य के कुमाऊं मंडल में नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसमें से बनबसा और सामा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश अब तक देखने को मिली है। तो वहीं गढ़वाल मंडल में भी देहरादून, पौड़ी, टिहरी जनपदों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम निदेशक ने यह कहा कि कुमाऊं के लिए ऑरेंज और गढ़वाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगले 24 से 48 घंटे भारी बारिश होने की उम्मीद। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 22 तारीख जुलाई की हो गई है और पास्ट 24 आवर्स में कुमाऊं रीजन में अच्छी रेन मिली है। इसके साथ साथ देहरादून में भी जो हैवी रेन है वो मिली है आपकी मौसमपुर में। और अगर बात करें जो है कुमाऊं क्षेत्र की, तो वहां पे सबसे ज्यादा बारिश आपको सामा में मिली है, जो कि करीब वेरी हैवी में है, 125 mm है। और इसी तरह जो वेरी हैवी रेन है उसमें बंगापानी है, बनबसा है। बनबसा में आज भी जो है 98 mm जो है रेनफॉल मिली है, तो हैवी रेन है। और कल वहां पे जो है वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी तक भी वो मिल गई थी। अगर वो 4-5 घंटे के रेन लेते हैं तो एक्टिविटी वहां कंटिन्यूसली थोड़ी चली रही है। तो अभी भी जो रेड वार्निंग उसको तो हालांकि हमने कम किया कि थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट में उसको अभी भी कुमाऊं क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि अगर मैं आज बात करूं 22 तारीख को, तो नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इनको आज हमने ऑरेंज में रखा हुआ है और कल भी ऑरेंज में रखा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी अपना पूर्वानुमान जारी करा, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बाकी जनपदों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। और उसे देखते ही कह सकते हैं कि जो भारी बारिश हो रही है, पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश कई जगहों देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर 100 mm से ज्यादा की बारिश अब तक यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज की जा चुकी है। तो ऐसे में देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए, अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। साथ ही कुछ जिलों के जिला अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर हुई बारिश के नुकसान को लेकर बातचीत यहाँ पर की। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि जिन जनपदों में सड़क मार्ग बंद है, उन जनपदों में सड़क मार्ग को खोलने की व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन अपने स्तर पर लगातार त्वरित कार्रवाई वहां पर करे। जहां पर जल भराव की समस्याएं आ रही है, उस जल भराव का काम वहां पर किया जाए। या फिर जो शहरी जो क्षेत्र है, जहां पर नदियों का जल स्तर काफी ऊपर बढ़ने लगा, उस जगहों पर लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार जिला प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से इस आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश जिला प्रशासन अपनाता है और कैसे जनता को राहत मिल पाती है। कैमरामैन इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपाध्यक्ष ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को सड़कों के गड्ढों को तुरंत ठीक करने, साथ ही संवेदनशील सड़कों पर चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। आज देहरादून जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सभी जिले के अधिकारी और संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, नोडल अधिकारी सभी लोग थे।
और सभी बैठक के अंतर्गत ये क्रम सुनिश्चित हुआ है कि जो जो जल भराव है, ट्रांसफार्मर है, बिजली के तार है, दवाई है, पशु चिकित्सा है, जीव जंतु है, इन सब चीज़ों पर जहाँ जहाँ जो भी परेशानी जनता को है, इन सब पे एक समाधान निकालने के लिए हुआ है। गर्भवती महिलाएं, विकलांग बच्चे और इन प्रकार से जो इनको दिक्कत है उनको रिलीफ दिया जाए। अपने जो रिलीफ कैंप है उनकी व्यवस्था सुव्यवस्थित की जाए और जो दुर्घटना हो रही है उनको तुरंत रिलीफ देने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपनी खाद्य सामग्री है उसको वितरण करने के लिए भी प्रयास शीघ्रता से किया जाना चाहिए। अपने आपदा मित्रों के साथ मिलकर एक सही रचना बनानी चाहिए। नदी नालों की ड्रेनेजिंग सिस्टम बना ठीक जहाँ जहाँ हुआ नहीं हुआ है तो उसको भी सही करना है। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सैन्य धाम को लेकर सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देहरादून में बन रहा सैन्य धाम वजहों से सुर्खियों में आ गया है। सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और इसी वजह से इस धाम को लेकर सभी की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि 48 करोड़ में बनने वाला सैन्य धाम आज 100 करोड़ की लागत से भी नहीं बन पाया। जिस विभाग के पास सैन्य धाम को बनाने का कार्य है वह 2 साल में सैन्य धाम तो नहीं बन पाया, लेकिन प्रोजेक्ट की लागत को 48 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ तक जरूर कर दिया है। 1600 करोड़ रुपया अभी तक केंद्र सरकार से आ चुका है। राज्य सरकार को सिर्फ और सिर्फ देहरादून को ये सौगात मिली पूरे उत्तराखंड में कि उसे स्मार्ट सिटी बनाया जाए। हमसे कहा गया कि केवल 6 वार्डों को स्मार्ट बनाया जाएगा। जब एक ड्रेनेज सिस्टम आप लोगों से साफ नहीं हो पा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम आप लोगों से ठीक नहीं हो पा रहा है, बाकी स्मार्ट सिटी आपसे क्या अपेक्षा करें। स्मार्ट सिटी में तो सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए थी, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, चमाचम सड़कें होनी चाहिए थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के निर्माण सामग्री जो जगह जगह पड़ी है उसको तक आप नहीं हटा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को बट्टा लगाने की जैसे सौगंध खाली हो राज्य सरकार। तो वहीं शिक्षा को दिलचस्प और आसान बनाने के लिए उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगवाई जा रही है, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से अपने विषयों पर ज्ञापन प्राप्त हो सके। इस बात पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि अभी तक उत्तराखंड में 783 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में स्मार्ट क्लास लगाई जा चुकी है, जिसमें से कुछ समग्र शिक्षा अभियान के तहत और कुछ CSR फंडिंग एजेंसी के माध्यम से लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर स्कूल में कम से कम एक स्मार्ट क्लास जरूर हो और धीरे धीरे शिक्षा अभियान योजना के तहत हर कक्षा में एक स्मार्ट क्लास उपलब्ध करवाया जा सके। लगभग 783 जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज हैं उनमें स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उसमें मैक्सिमम में तो हमारे समग्र शिक्षा अभियान की ओर से और कुछ NGOज और कुछ हमारे CSR फंडिंग एजेंसीज हैं और उनके माध्यम से तो ये स्मार्ट क्लास अभी हमारा जो टारगेट है वो कम से कम हर विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास उपलब्ध हो जाए और धीरे धीरे समग्र शिक्षा के अभियान योजना के अंतर्गत हर क्लास में एक स्मार्ट क्लास सुविधा हो, क्योंकि समय बदल रहा है, शिक्षा का जो साधन है वो भी बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का काफ़ी कुछ प्रादुर्भाव शिक्षा में हो चुका है। तो हमको भी जो कंटेंट है, लर्निंग है, उसकी तरफ अपने को शिफ्ट करना है। तो अब इसके लिए सबसे बेहतर माध्यम स्मार्ट क्लास ही है, क्योंकि उसमें जो बोर्ड भी होते हैं वो भी स्मार्ट होते हैं, टीचर को इसमें काफ़ी सुविधा पढ़ाने में होगी और बच्चों को जो है काफ़ी इंटरेक्टिव जो सेशन होंगे वो प्राप्त हो सकेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को लेकर प्रमुख वन सचिव RK सुधांशु ने वन विभाग को 17 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा करने के लिए वन विभाग लगातार काम कर रहा है। इस बात पर मानव संसाधन विकास और कार्मिक प्रबंधन के अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा कि हरेला के लिए हमने रूपरेखा बना ली है और वन विभाग के अलावा 8 अन्य विभाग भी इसमें शामिल हैं। इसमें जो हरेला कार्यक्रम है इस बार हम लोगों ने उसकी रूपरेखा बना ली है, उसका एक GO भी जारी हो गया है और उसमें वन विभाग के साथ साथ अन्य 8 विभाग और हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे लिए ये है कि निर्देश के 17 लाख का है तो 17 लाख के पौध हम लोग कुछ पौध हमारे विभागीय पौधशालाओं से देंगे और कुछ पौध जो है वो क्रय करा के भी देंगे। संबंधित डिविजन्स जो हैं इस समय
जो भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या फिर वन पंचायतें हैं और इस प्रकार के क्षेत्रों का, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, उनमें जो है सबसे समन्वय स्थापित करके जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि पौधारोपण इस समय हो 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। और इसमें पूर्व में कुछ हरेला वन भी स्थापित किए गए थे, तो वो जो सेक्शन स्तर पे जो हरेला वन स्थापित किए गए हैं उनमें भी और सप्लीमेंटेशन का काम पौधों का इस बार हरेला उत्सव के समय किया जाएगा। वहीं उत्तरकाशी जनपद के नगर पालिका बड़कोट में भीषण पेयजल किल्लत से जूझ रहे नगरवासियों का भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना 46वें दिन भी जारी रहा। नगर की महिलाओं और बुजुर्गों ने चिन्ह धरना स्थल पर अनोखे अंदाज में जमकर भजन कीर्तन और नारेबाजी करते हुए पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की। कपकोट के पूर्व विधायक ललिता फरसवान ने बड़कोट आकर अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि 6 जून से क्रमिक धरना और 6 जुलाई से भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। अगर जल्द मांगों पर विचार नहीं हुआ तो बड़कोट वासी उग्र आंदोलन को विवश हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां सिमली अस्पताल को पूरी तरह से संचालित किए जाने की मांग को लेकर बेस अस्पताल सिमली सहर्ष समिति के लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए संघर्ष समिति को लोगों ने कहा कि करोड़ों की लागत से बेस अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर, फर्नीचर स्टाफ आदि की व्यवस्था नहीं कर पाई है। समिति के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र में सिमली में धरना प्रदर्शन करेंगे। सिमली बेस अस्पताल का निर्माण जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। सिमली बेस अस्पताल का। अगली खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर नगर पालिका परिषद के 106 कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। यह हड़ताल अधिशासी अधिकारी अमरजीत कौर के द्वारा एक कर्मचारी को कांवड़ यात्रा के लिए छुट्टी न देने को लेकर की गई। कर्मचारी दीपक का कहना है कि वह हर साल कांवड़ यात्रा पर जाता है। जब उसने छुट्टी की प्रार्थना पत्र अधिशासी अधिकारी को दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। दीपक ने यह भी आरोप लगाया कि ईद उल अजहा के समय भी इस अधिकारी ने उनसे जानवरों के अवशेष उठाने का काम करवाया था। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चिन्याली सौड़ आर्च के पुल के पास बीच नदी में फंसे 2 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राफ्ट की सहायता से नदी के बीच पहुंचकर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया और नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। तो अगली खबर रामनगर से है, जहां एक बाइक पर सवार होकर दोस्त का बर्थडे मनाने मालधन जा रहे 3 युवकों की बाइक सावलदे के पास बैरियर से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।